Hello everyone, welcome to CBL. So before starting this session, let's see this beautiful quote. Day by day, what you do is who you become. बहुत ही सिंपल लाइन है, कोई समझाने की ज़रूरत भी नहीं इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको. ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये जो कोट आपको मैं बताता हूँ, इससे मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले. ये जो लाइनें हैं बड़े बड़े लोगों ने कह रखी हैं, छोटी सी लाइन होती है बट इसका काफ़ी डीप मीनिंग होता है. और ये जब आप विद टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये चीज़ें आपको खुद फील होंगी. आपने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की, लेट्स से आपने मार्च में स्टार्ट किया या मई में स्टार्ट किया, आज अक्टूबर चल रहा है. डेली बेसिस पे आपने कुछ ना कुछ तैयारी की है, कुछ ना कुछ पढ़ा है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, अलग अलग वीडियोस देखे हैं. और वो चीज़ आपने जो सीखी है, जो आपने अंडरस्टैंड की है, धीरे धीरे उसकी जो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको अपने आंसर्स में, आपको अपने रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा. और ये हम क्यों कर रहे हैं? वी वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर या आईआरएस. सो हमारा जो गोल है और उस गोल को पाने के लिए हम डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, दैट वुड डिटरमाइन कि हम वो गोल पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे. ठीक है, वुड आई बी एबल टू अचीव माई गोल और माई एम और नॉट. एंड दैट वुड एंटायरली बी डिपेंडेंट ऑन वॉट आई एम डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. क्या मैं डेली बेसिस पे कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, उस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा हूँ नहीं या नहीं गुजर रहा हूँ. दैट वुड डिटरमाइन माई सक्सेस. ठीक है, इसलिए हर दिन कुछ नई चीज़ समझनी है, कुछ नई चीज़ पढ़नी है, कुछ नई और चीज़ों को रिवाइज भी करना है. ऐसे नहीं कि हम नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, पुरानी चीज़ें भूलते जा रहे हैं. इस पूरी तैयारी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिवीजन, फ्रीक्वेंट रिविजन्स. 2 दिन पढ़ा आपने, तीसरे दिन कुछ रिवाइज कर लिया, फिर नई चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, फिर 2 दिन बाद फिर कुछ पढ़ा तो पुरानी चीज़ को दोबारा रिवाइज कर लिया. तो इससे आप टच में बने रहोगे. ये चीज़ें बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे मुझे लगता है. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेट नहीं हुआ है, आज ही से स्टार्ट कर दो. कोई नया दिन मत देखना कि मैं मंडे से ही चालू करूँगा या मैं अगले महीने की 1 तारीख से ही चालू करूँगा. आज ही से स्टार्ट करो. 2 दिन पहले जो पढ़ा था उसको रिवाइज करो. पहले का देखा जाएगा बट अभी जो 2 दिन पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करो. ठीक है, ये इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपके रिजल्ट्स में. ठीक है, सो विदाउट डूइंग एनी मच एनालिसिस ऑन दिस कोट, लेट्स स्टार्ट द सेशन. तो इस हफ्ते की ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की वीकली करंट अफेयर्स में हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से. सो मेंस एनालिसिस में इस बार हम ई वेस्ट पे ध्यान देंगे. ई वेस्ट पे एक डिस्कशन होगा. और ये मैंने जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस ई वेस्ट वाले सिनारियो पे हमने पहले भी कई बार वीडियोस में चीज़ें पढ़ी हैं. ठीक है, देन प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स हैं, सिंपल फैक्ट्स हैं. अमरूद 2.0 वर्ल्ड फूड डे के ऊपर एक कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और वो फैक्ट्स क्या होंगे और कैसे वो आप यूज़ करोगे. देन कन्विंग डिक्लेरेशन क्या है, किससे रिलेटेड है, इसको हम पढ़ेंगे. देन विल टॉक अबाउट ढोल. ठीक है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में समझते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेशन के एंड में और एक मेंस का प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट थिंग, दैट इज आपका ई वेस्ट. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. आप में से कितने लोग हैं, या आप खुद ये फील करना या ऑब्जर्व करना अपने आपके घरों में कि आज से 10 साल पहले मैंने कोई मोबाइल का चार्जर लिया था, वो अभी तक मेरे घर में पड़ा हुआ है. या मैंने कोई वीडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह लिया था जो अब काम नहीं करता, लेकिन वो भी मेरे घर में अभी भी संभाल के रखा गया है. ठीक है, या कोई पुराना मोबाइल वो अभी भी रखा गया है, किसी को हमने दिया नहीं, कहीं हमने इसको डिस्कार्ड नहीं किया. ये धीरे धीरे आप सोच रहे हो, अगर आपके घर में ये आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो सोचो पूरे इंडिया और सोचो ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा ये वेस्ट कलेक्शन हो रहा है घरों के अंदर. राइट, और ई वेस्ट से जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बहुत सारी डिजीजेस भी होती हैं. राइट, कैडमियम हो गया या फिर लेट्स से अदर जो रॉ मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं.
और वो एक अपने आप में वेस्ट क्रिएशन भी हो रहा है। सो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे मनाया गया था 14 अक्टूबर को, 2018 से स्टार्ट किया गया था मनाना, क्योंकि 2018 से लोग अवेयर होना स्टार्ट हुए कि यार ई वेस्ट जैसी चीज़ भी होती है। अभी तक हमें नहीं लगता था, अभी लगता था कि यार वो कभी काम आ जाएगी। पुराने चार्जर को यूएसबी केबल को पड़ा हुआ है, हमें क्या लगता है कि यार ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कभी आगे काम आ जाएगा, जो कभी नहीं काम आने वाला है, ये खुद आप फील करोगे। तो 2018 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। और सेलिब्रेशन किस बात का, लोगों को अवेयर करना, राइट। तो जो ई वेस्ट होता है उसमें बहुत सारे वैल्यूबल आइटम्स लगे रहते हैं, क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर्स में जो पीसीबीज होती हैं उसमें गोल्ड वगैरह की प्लेटिंग लगी रहती है। कुछ जो सोल्डरिंग वगैरह होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट महंगे इक्विपमेंट से मेटल से वो किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स या मोबाइल्स में जो आईफोन क्यों महंगा है इतना, उसकी जो चिप है, जो उसके चिप सेट्स होते हैं उसमें गोल्ड वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। और इस चीज़ को कलेक्ट करना, इसको रिसाइकल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, राइट। सो लेट्स चेक कि ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कितना ई वेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये अगर आप इन्फोग्राफिक देख रहे हो, उसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिकवर्ड फ्रॉम 1 टन ऑफ ई वेस्ट फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर्स इज मोर देन दैट रिकवर्ड फ्रॉम 17 टन ऑफ गोल्ड ओर। ये समझ रहे हो, जो गोल्ड ओर होता है 17 टन का जो गोल्ड ओर है, उससे जितना हम गोल्ड रिकवर करते हैं उससे कहीं ज़्यादा गोल्ड हम रिकवर करते हैं 1 टन पर्सनल कंप्यूटर के वेस्ट से। सोचो तो कितना इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। आप लोगों से बहुत लोगों को ई वेस्ट रिसाइकलिंग पे फोकस करना चाहिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप और इन चीज़ों पे मतलब जाना चाहते हैं। बहुत एक अच्छा एवेन्यू है, बहुत प्रॉफिटेबल भी है, बट सही प्लानिंग के साथ। सो अगर मैं ग्लोबल लेवल की बात करूं तो एक रिपोर्ट है आपकी, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट। इसकी कुछ फाइंडिंग्स आई थी, ठीक है। इसने रिपोर्ट किया था कि 53.6 मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका जनरेट किया गया था। कब? केवल एक साल में, मेट्रिक टन इन 2019, ठीक है। और लगभग ये 21% ज़्यादा है इफ़ आई कंपेयर इट विथ 2014। 2014 में केवल आपका लेट्स से मान के चलो 30 में था, 30 मेट्रिक टन था कुछ, ठीक है। और बताया जा रहा है कि 2030 तक, बाई 2030, ये जो 53.6 मेट्रिक टन है ये होके 74 मेट्रिक टन हो जाएगा। ये खुद आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। पहले बहुत कम लोगों के घर में कंप्यूटर्स लैपटॉप्स थे, अब आज के टाइम में हर इंसान के पास है लगभग, ठीक है। सो ये जो हायर कंजम्पशन रेट बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सबके घर में एसी, फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स, आपके टेलीविज़न, और ये जो प्रोडक्ट साइकिल है इनकी लाइफ साइकिल कम हो रही है, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती हैं ये एक स्ट्रैटेजी अपनाती हैं कि यार आपको मैंने एक मोबाइल दिया, ठीक है, एक मोबाइल दिया, ये मोबाइल आपका 2 साल तक बहुत बढ़िया चल रहा है, दूसरे साल से इसमें बैटरी आपने फुल चार्ज की, 2 घंटे में ये कम हो गई, आप परेशान हो गए, क्या करो, आपने दूसरा फ़ोन खर्च ले लिया। जनरली आपको पता है आईफोन वगैरह में होता है 2-3 साल में बैटरी उसका ख़त्म, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। और इसी का फ़ायदा उठा के छोटी छोटी जो कंपनीज़ हैं वो आज के टाइम में बहुत बड़ी कंपनी बन गई, जैसे आपका Xiaomi, MI, OnePlus, ये सब, इन्होंने बैटरी लाइफ ही दे दिया कि आप लो यार 3 साल बाद भी सेम बैटरी लाइफ है, तो उसकी मार्केट बढ़ गई, ठीक है। तो और प्लस कुछ ऐसे टेलीविजन आते हैं जिनका रिपेयर लिमिटेड रहता है, तो इस तरीके से अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपको दूसरे आइटम को खरीदना ही पड़ता है। इस तरीके से क्या हो रहा है, ई वेस्ट बढ़ रहा है, ऑलराइट। सो ये तो ग्लोबल लेवल की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 2019 और 20 का अगर मैं डेटा देखूं इंडिया की, इसमें इंडिया ने लगभग 10 लाख टन ऑफ ई वेस्ट प्रोड्यूस किया था, राइट। 2017-18 में ये 7 लाख था, तो मतलब चीज़ें बढ़ रही धीरे धीरे, रीज़न आपको पता ही चल गया, ओके।
और जो इसकी रिसाइकलिंग हो रही है, ये लगभग 95% रिसाइकलिंग इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है। जो कबाड़ी वाले, स्क्रैप डीलर्स, ये सब होते हैं, ये उसकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत प्रॉपर तरीके से इसकी रिसाइकलिंग हो भी नहीं रही है, इसको जला दे रहे हैं या एसिड में पिघला दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ही इनके पास अवेलेबल नहीं है, और जो जो लिमिटेड लोग हैं जो इसके लिए कर रहे हैं वो हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो बहुत कम लोग उसको कर पाते हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। राइट, तो अब देखते हैं इम्पैक्ट क्या है, क्यों हम इतने कंसर्न में हैं कि यार ये ई वेस्ट इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है कि इसको मैनेज करना पड़ेगा। इसका कुछ रीज़न होगा, तो इसका कुछ इम्पैक्ट होगा, और डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट है तभी प्लानिंग चल रही, पॉजिटिव इम्पैक्ट में तो हो नहीं सकता है। तो जो पहला इसका इम्पैक्ट है दैट इज टॉक्सिसिटी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एलिमेंट्स ई वेस्ट में रहते हैं, जैसे आपका लेड हो गया, मरकरी हो गया, मरकरी से एक आपकी मिनीमाटा डिजीज होती है। ठीक है, कैडमियम हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया आपके, इस टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक टॉक्सिक नेचर के होते हैं और जो ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं। ये एनवायरनमेंट वगैरह में आप पढ़ोगे भी कि मिनीमाता डिसीज से होती है, लेड से, कैडमियम से इताई इताई डिजीज होती है, ये सब डिफरेंट नेम्स होते हैं, आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, लंग कैंसर वगैरह होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सेकेंडली, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हमारे वाटर सप्लाई या अदर फूड चेन में अगर घुस जाते हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो सेकेंड है आपका इम्पैक्ट टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सो इनके जो इसको जब आप बर्न करते हो इनके एलिमेंट्स को या इन ई वेस्ट को, तो इससे बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं, और अगर उसको आपने इनहेल कर लिया तो आपके लंग्स वगैरह, ब्रोंकाइटिस और ब्रेन डैमेज हो सकता है। थर्डली, एनवायरमेंट इम्पैक्ट। ऑलराइट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट आपको पता ही है कि अगर सॉइल में ऐड हो जाता है तो ये एसिडिफाई कर देता है सॉइल को। ग्राउंड वाटर में अगर पर्कुलेट कर गया तो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, और एक बार ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो जाता है ना तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट्स हैं, इस वजह से इसको कंटेन करना है। तो भाई इंडिया क्या कर रहा है, व्हाट इज इंडियाज एफर्ट? ऑलराइट, सो इंडिया ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल लेके आए, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन्होंने लेके आया। ठीक है, टू सप्रेस द मेनेस ऑफ द ई वेस्ट। सो इस ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बहुत सारे अलग अलग प्रोविजंस हैं, जिसमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है जो यूपीएससी में पूछा भी गया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका एक प्रोविजन है। तो ये क्या बोलता है, ये जो प्रोविजन है इसमें बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम बना रहे हैं, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट दोज ई वेस्ट बैक। ठीक है, और ये उसका एक्सचेंज करो आप, सो दैट ये एनवायरमेंट में जाके इकट्ठा ना हो। अगर मैं कोई कंपनी हूं, मैं मोबाइल बनाता हूं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर पुराना हो गया तो आपके पास कोई इंसान आ रहा है कि ये लो मेरा पुराना फ़ोन आप रखो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कलेक्ट करना या इसको एक्सचेंज करना, जो भी चीज़ें। इसको बोला जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो ई वेस्ट आप कलेक्ट भी करवा सकते हो, और इसको डिस्पोज करना है तो एनवायरमेंटली साउंड मैनर में डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये सारे प्रोविजन ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में मेंशन्ड है। ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के रोल को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वो दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट करना है भाई, अगर इसको आपको रिसाइकल करना है तो आम आदमी को पीसीबी कैसे डिसमेंटल करना है सिखाना पड़ेगा, तो ये स्किल नेचर वाली जॉब हो जाती है। तो इसके प्रोविजन में स्किल डेवलपमेंट का भी आपका प्रोविजन दिया गया है कि लोगों को सिखाओ, उनको स्किल डेवलप करो, उनको जॉब मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन की गई हैं। ऑलराइट, एक इसमें एक और टर्म होता है आपका डिपॉजिट रिफंड स्कीम। इसमें क्या बोला जाता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन एडिशनल इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट
जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लेता है एज अ डिपॉजिट। ठीक है, जब वो फ़ोन लेट से मैंने आपसे खरीदने गया, कोई मेरे पास फ़ोन खरीदना है, मैंने उसको फ़ोन बेचा, तो मैंने मोबाइल की कॉस्ट लेट से 10,000, तो मैं 12,000 उसको बोल दूंगा कि 12,000 है। ठीक है, और मैं उसको बोलूँगा कि अगर आप फ़ोन लाके जब आपका यूज़ होता है वापस मेरे को लाके दे दोगे तो आपको मैं जो आपका 2,000 रुपये है उसको इंटरेस्ट के साथ आपको, जब आपका ये जो इक्विपमेंट है ख़राब हो जाएगा तब मैं आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबल वेस्ट कलेक्शन होगा, वरना इसको तो मैं ऐसे कहीं भी फेंक सकता हूँ। राइट, तो ये सारे प्रोविजंस में दिए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखो ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। ग्लोबल लेवल की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक आपका आता है बेजल कन्वेंशन। ये सब आप एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, मैंने कराया है। बेजल कन्वेंशन, इसका एम क्या है, इट कंट्रोल्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट क्या होता है, ऐसे वेस्ट जो हजार्ड क्रिएट करते हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, चाहे वो बायोमेडिकल हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, चाहे वो आपका ई वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो बेजल कन्वेंशन जो है इट फोकस ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। ऑलराइट, तो ये एक पूरा कन्वेंशन बना हुआ है आपका। देन आपका एक है रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन, इसका एम क्या है, जो केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंट्रोल करना, और वो प्रमोट करता है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब भाई आप अगर आप चाहो तो आप मुझसे पहले ही बता सकते हो कि यार इस टाइप का ये केमिकल मैं दे रहा हूँ और इससे ये पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपसे मैं कंसेंट ले लिया और आपने मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। तो रॉटरडैम कन्वेंशन डील्स विद द केमिकल्स, हजार्डस केमिकल वेस्ट। ऑलराइट, तो ये दो कन्वेंशन भी हैं जो ये हजार्डस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट ई वेस्ट। ऑलराइट, तो एकदम आंसर के फॉर्मेट में हमने किया है। इंडिया का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि भाई जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना, उसको प्रॉपरली फॉलो करना। क्लियर। मूविंग ऑन, कुछ प्रॉब्लम्स के फैक्ट्स देखते हैं। जिसमें सबसे पहला था आपका अमृत 2.0। तो अमृत क्या है, बेसिकली अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि अमृत ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है बेसिकली इस पूरे स्कीम को बाय द नेम ऑफ अमृत 2.0। बाय कब तक कर दिया गया, 2025-26 तक इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया। ये तो चलते रहता है क्योंकि इसके जो टारगेट से, जब हम लेट्स से बोलते हैं ना कि 2020 तक ये टारगेट अचीव होना चाहिए, तो जब नहीं हो पाता तो हम स्कीम को जनरली आगे तक एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर। सो ये लॉन्च क्यों किया गया था, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ईज ऑफ लिविंग, जो है जो सिटीजन है जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनको आराम से जिंदगी जी पाए, उसके लिए लॉन्च किया गया था अक्रॉस 500 सिटीज इन इंडिया। ये याद रखना, 500 शहरों में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, सबसे पहले एम क्या था, टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन एंड सीवर कनेक्शन। टैप पानी, पीने का पानी, एंड सीवर, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो अर्बन एरियाज में। आपको पता है कि हर जगह नाली भी नहीं है कुछ शहरों में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। कई शहरी इलाकों में नल वाला पानी नहीं मिलता लोगों को, तो ये सारी चीज़ें प्रमोट करने के लिए थी। ठीक है, तो वाटर सप्लाई, और भी इसके अंदर सीवेजरीज है, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पब्लिक स्पेसेस प्रोवाइड करना, ग्रीन स्पेसेस, ये सारे मेंशन इसमें थे। अर्बन एरिया को कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये सब था। ऑलराइट, तो अमृत 2.0 में कुछ आपके टारगेट्स हैं कि 100% कवरेज होना चाहिए वाटर सप्लाई का टू ऑल हाउस होल्ड इन 4700 अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, लगभग 70 करोड़ टैप कनेक्शंस लगाएंगे। 100% कवरेज होगा सीवरेज और सेप्टिक का, ये 500 शहरों के अंदर। तो ये सब कुछ टारगेट्स बनाए गए हैं, तो आपको ये सब उतना टारगेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये स्कीम किससे रिलेटेड है, क्लियर, क्या इसका मेन मकसद है। ठीक है, क्योंकि इस बार याद रखना वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। इस बार भाई यूपीएससी मेंस का पेपर में वाटर के ऊपर बहुत क्वेश्चन था, चाहे वो फ्लड के फॉर्म में हो, चाहे वो अर्बनाइजेशन के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो वाटर क्राइसिस के रिस्पेक्ट में हो, सब क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
तो ये चीज़ें ध्यान रखना। मूविंग ऑन, वर्ल्ड फूड डे। सो रिसेंटली 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया था, हर साल मनाया जाता है। इसको क्यों मनाया जाता है? टू कॉमेमोरेट द डेट ऑफ फाउंडिंग ऑफ किसका, किस चीज़ का फाउंडेशन? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में ये बना था। इसके फाउंडेशन डे को कोमेमोरेट करने के लिए ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चलो आपके जो स्टेट वगैरह के एग्जाम है उसमें पूछ सकता है डेट वगैरह, लेकिन UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फूड सिक्योरिटी का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, फूड सिक्योरिटी में 4 कंपोनेंट होते हैं: फूड एक्सेसिबिलिटी, फूड अवेलेबिलिटी, फूड यूटिलाइजेशन एंड फूड स्टेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मतलब अगर आपको 5 किलो चावल लोगों को ज़रूरत है तो 5 किलो अवेलेबल होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का। फूड एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? ईजिली आप वो चीज़ ले पा रहे हो कि नहीं, क्या आपके पास लिमिटेड पैसे हैं कि नहीं प्रॉपर, कि आप एक न्यूट्रिशियस डाइट ले पा रहे हो कि नहीं। एक्सेसिबिलिटी देना लोगों को कि भाई एक गरीब आदमी भी एक न्यूट्रिशियस डाइट खा पाए। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे इंडिया में सब चीज़ें हो रही हैं। फूड यूटिलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि देखो जो खाना बनता है वो अकेले तो बनता नहीं, उसके लिए अब आपको एक साफ पानी चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, तभी तो एक आप न्यूट्रिशनल डाइट दे सकोगे। तो इन सब इनपुट्स को प्रॉपरली मैनेज करना ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी का। वरना आप गंदा पानी यूज़ कर रहे हो, गंदा खाना गंदा बन गया, लोग बीमार हो गए, तो फूड सिक्योरिटी कैसे रहेगी? ठीक है। देन फोर्थ वन इज फूड स्टेबिलिटी। इट रिफर्स टू अ सिक्योर पॉपुलेशन और हाउस होल्ड टू एडिक्वेट फूड ऑल द टाइम्स। मतलब अगर ऐसा नहीं कि मेरे को इसी महीने खाना मिल पाएगा, अरे भाई आपको साल भर प्रॉपर खाना मिले, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये चारों कंपोनेंट होता है फूड सिक्योरिटी में, और इसको इंश्योर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक है, जिसके तहत आपका PDS वगैरह ये सब प्रोवाइड किया जाता है। इतने किलो चावल, 2 किलो गेहूँ, 2 किलो 3 किलो, 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, इस टाइप की चीज़ें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ताकि लोगों को साल भर ये चारों कंपोनेंट ध्यान में देते गए उस स्कीम को बनाया गया था कि लोगों को लाइफ, जो भी गरीब लोग हैं उनको हमेशा खाना मिले, न्यूट्रिशियस मिले, बेसिक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ये आपको ध्यान रखना फूड सिक्योरिटी का, अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर मेंशन करना कि इसके अंदर ये चारों चीज़ होती हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन। अच्छा, अब FAO के बारे में भी थोड़ा देख लो कि FAO 1945 में बना था। ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका रोम, इटली में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे कनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में। सो यहाँ पे मैंने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया अभी रिसेंटली। वर्चुअल समिट्स चल रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग्स चल रही हैं आपकी COPs की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू किस चीज़ का? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD जिसे बोलते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। तो जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, ये अडॉप्ट किया गया था आपका अर्थ समिट के दौरान। ठीक है, 1992 अर्थ समिट के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था, और ये फोर्स में कब आया था? 1993 में। इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी, इसको कंजर्व करना है। दूसरा एम क्या था? सस्टेनेबल यूज करना। भाई ऐसा नहीं कि पेड़ है तो काटे पड़े हैं पेड़ हम पेपर बनाने के लिए या घर बनाने के लिए पेड़ को एकदम इलीगल वे में काट रहे हैं, नहीं, सस्टेनेबल यूज करना है। एंड थर्ड वन वाज फेयर एंड इक्विटेबल यूज, कि अगर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज किया जा रहा है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का यूज किया जा रहा है तो उससे जो बेनिफिट अराइज हो रहा है वो सब में बराबर बटे। ठीक है, कि एक ही लोगों को फायदा ना रहे। राइट, तो ये कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट, 180 कंट्रीज हैं जिनके लिए लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है CBD का। ऑलराइट, तो ये चीज़ था। तो इसी के कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, उसमें कनमिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, सो इस बार का जो थीम है COP15 जो होगा अभी नवंबर में आई थिंक होने वाला है। तो जो इसका थीम है उसका नाम है इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, मतलब केवल इंसान ही नहीं, जानवर, एनवायरमेंट, सभी लाइफ के लिए एक शेयर्ड फ्यूचर बनाना। इसी से रिलेटेड है आपका जो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट भी जो है ना, इसी से लगभग रिलेटेड सा है। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये कनमिंग डिक्लेरेशन में वही सारी चीजें की गई हैं कि जो बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन है, ठीक है, इसको जितने भी डिसीजन मेकिंग है बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन को भी इंक्लूड किया जाए। ऑलराइट, सभी लोगों को साथ में आना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है कि हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकें। ठीक है, और कोविड पैंडेमिक के बाद कैसे रिकवरी हो, ठीक है, कंजर्वेशन में और कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सके, इन चीज़ों को भी ध्यान देना। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी। तो आपको पता होना चाहिए कि कनमिंग डिक्लेरेशन बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, और ये किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, जबकि 1992 में अडॉप्ट किया गया था। ऑलराइट, मूविंग ऑन, ढोल। तो ये देख रहे हो फॉक्स, स्मार्ट सा फॉक्स यहाँ खड़ा हुआ है। इससे ये बेसिकली आपका एक एपेक्स कार्निवोर है और सोशल कार्निवोर है, ग्रुप में रहते हैं ये लोग। कहाँ पे रहते हैं, एरिया इनका अगर मैं बात करूं, इसको एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी बोलते हैं, याद रखना, ढोल और एशियाटिक वाइल्ड डॉग। ये जनरली पाए जाते हैं आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में आपका इंडिया वगैरह आ गया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह आ गया, तो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। जब भी मैंने आपको बताया, जब भी हम स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं तो लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली इसका IUCN कैटेगरी, तो IUCN में ये एज एंडेंजर्ड है। ऑलराइट, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, इसके ये शेड्यूल 2 में आता है, शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्या था, बेसिकली कुछ 114 प्रायोरिटी तहसील्स को आइडेंटिफाई किया गया है, 114 तहसीलों को, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशंस को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ काम किया जाएगा। तो इस वजह से ये न्यूज़ में थे, तो आपको ये 2 फैक्ट पता होना चाहिए कहाँ पे पाए जाते हैं। इस बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस टाइप की स्पीशीज़ साउथ एशिया में पाई जाती हैं, या साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं, या साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे मिलता है, और इसका IUCN कैटेगरी। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर, वाइल्ड लाइफ वाला भी अगर आपको याद कर सकते हो तो कर लेना। क्लियर, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीक। लेट्स डू सम MCQs। सो पहला क्वेश्चन है अगेन, कनमिंग डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, वेरी सिंपल क्वेश्चन, A पब्लिक ट्रांसपोर्ट, B बायोडाइवर्सिटी, C मिलिट्री वेलफेयर और D इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो करेक्ट आंसर जिसे हमने देखा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, कार्टेगेना एंड सेकेंड वन इज नगोया। ये 2 प्रोटोकॉल से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इनका क्या मेन एम है। मूविंग ऑन, सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ढोल। It is an apex social carnivore in the tropical forest of South America. Second one is it is listed as an endangered species in the IUCN Red List. तो जैसे हमने देखा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो B2 ओनली इज करेक्ट।
मूविंग ऑन, मेंस का क्वेश्चन है आपका, डिस्कस हाउ ई वेस्ट हैज स्टार्टेड टू बिकम अ सीवियर इशू फॉर इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर बीइंग टेकन टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। तो 2 पार्ट हैं, तो बेसिकली अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप पहले बताओगे, पहले पार्ट को जस्टिफाई करोगे कि कैसे ये इशू बन रहा है इंडिया में, तो यूज़ सम डेटा या कोई रिपोर्ट यहाँ पे यूज़ करो, ठीक है। बताओ कि इंडिया में इतना इतना वेस्ट जनरेशन हो रहा है और आने वाले टाइम में इतना वेस्ट जनरेट होगा। फिर आप बताओ कैसे ये सीवियर इशू बन रहा है, तो बताइए इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट, हेल्थ और इकोनॉमी पे, ठीक है। देन बताइए मेजर्स क्या क्या हम ले रहे हैं इसको टैकल करने के लिए, राइट। आप इसमें ई वेस्ट बता सकते हो, और अगर आपको और भी कुछ पता है तो वो मेंशन कर दो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, एंड राइट अ वे फॉरवर्ड कि आगे क्या होना चाहिए करके आप इस आंसर को एंड कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगेन आई एंड दिस सेशन ऑन दिस नोट ऑफ कीप काम एंड स्टडी हार्ड। ये आपको अपने लाइफ में आजमाना है और इसको प्रॉपर फॉलो भी करना है, ठीक है। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड, ऑलराइट, बाय।